अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हिस्ट्री में हमारा टॉपिक जो चल रहा है प्रिंट कल्चर है। प्रिंट कल्चर के हवाले से आज हमारा टॉपिक है फर्दर इनोवेशन इन प्रेस। तो जैसा कि कल हमने देखा कि किस तरह से यूरोप में प्रिंट कल्चर की वजह से एक रेवोल्यूशन आया, लोगों के आइडियाज़ और थॉट्स बदले और कैथोलिक चर्च का कंट्रोल जो पूरे यूरोप में डोमिनेंट था वो कम होता गया। इसी तरह डिस्पोटिक रूलर्स उनके अख्तियारात भी कम होने लगे। अब लोगों ने खुलकर इनकी प्रैक्टिसेस और इनके खिलाफ लिखना शुरू किया। जो फेमस राइटर्स थे, फिलोसफर्स थे, वोल्टेयर, रूसो, तो उनके ख्यालात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया गया और बुक्स जो मार्केट में आम लोगों तक पहुंच गई। और हम देखते हैं कि बच्चों के लिए खुसूसी प्रेसेस कायम हुई और इसी तरह औरतों के लिए भी खुसूसी मैगजीन्स, पेनी मैगजीन्स वजूद में आई। और इस तरह से हम देखते हैं कि औरतें जो हैं उन्होंने वो बेस्ट रीडर्स और राइटर्स बनी। और इनमें बहुत कुछ औरतें ऐसी थी जिन्होंने फिर नई गवर्नमेंट को, इस रेवोल्यूशन को शेप किया और उन्होंने अपनी राइटिंग से लोगों को बेदार किया और अपने वोमेन फोक को डिफाइन किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रिंट की वजह से कितनी चेंजेस आई पूरे यूरोप में। तो फिर लैंडिंग लाइब्रेरीज का सिस्टम भी शुरू हुआ। वर्कर्स, आम लोग भी अब अपने ख्यालात का, सेल्फ एक्सप्रेशन का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का उनको मौका मिला कि जब वर्किंग आवर्स इनके फैक्ट्रीज में कम होने लगे। तो इस तरह से इसमें हम देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स जब मार्केट में आई तो आम लोगों तक की किताबें पहुंची और हर एक ने अपने ख्यालात का इजहार करना शुरू किया। तो आज हम देखेंगे कि फर्दर इनोवेशन इस प्रेस में क्या थी। तो फर्दर इनोवेशन में हम पहले देखते हैं कि 18th सेंचुरी से, फ्रॉम 18th सेंचुरी presses were made of metal. अब मेटल के प्रेसेस बनाई गई 18th सेंचुरी से और फिर इसमें इनोवेशन हो गई। फिर 19th सेंचुरी से हम देखते हैं कि इसमें फर्दर इनोवेशन हो गई। फ्रॉम 19th सेंचुरी there were further innovations in print technology. Further innovations. इनमें सबसे बड़ी इनोवेशन जो हुई ये न्यूयॉर्क के एक रिचर्ड एच हो Richard H. Ho of New York perfected the first power-driven cylindrical press. Richard H. Ho perfected the first power-driven cylindrical press. और ये प्रेस जो था, ये पावर ड्रिवन प्रेस जो था, इसमें ये सलाहियत थी, ये 8,000 शीट्स, दिस press could print 8,000 sheets
पर आवर। 8000 शीट्स, 1 घंटे में ये 1000 शीट्स को प्रिंट कर सकता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितनी इनोवेशंस होगी प्रेस में। और इतना ही नहीं बल्कि फर्दर इसमें और इजाफा हो गया। अब जो है ऑफसेट प्रेसेस भी आई। ऑफसेट प्रेस मिड 19th सेंचुरी से ऑफसेट प्रेसेस भी शुरू हो गई। तो ऑफसेट प्रेसेस जो थे ये 6 कलर्स में प्रिंट कर सकते थे, इन 6 कलर्स। ऑफसेट प्रेसेस को प्रिंट इन 6 कलर्स, ये 6 रंगों में प्रिंट कर सकते थे, इनमें ये सलाहियत थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में अब इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेसेस अब मार्केट में आई। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेसेस। इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड प्रेसेस की वजह से अब जो है प्रिंटिंग जो है इसमें एक्सेलरेशन हो गई, इसमें तेजी आ गई। अब ज्यादा से ज्यादा पेपर्स जो हैं, ज्यादा से ज्यादा जो प्रिंटेड वर्क जो है, प्रिंटिंग मटेरियल जो है, ज्यादा से ज्यादा अब इसकी वजह से अब प्रिंट होने लगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इनोवेशन जो हैं ये फिर आगे भी मजीद इनोवेशन होगी। और आज हम देखते हैं कि प्रिंट टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंची है। तो इस तरह से ये जो इनोवेशन इसमें 18th और 19th सेंचुरी में हम देखते हैं, तो ये बदस्तूर जारी रही इसकी कोशिश। और अब हम देखेंगे कि इंडिया में प्रिंट से पहले, इस दौर में इंडिया जो था कि प्रिंट टेक्नोलॉजी से पहले इंडिया की हालत क्या थी, इंडिया में रीडिंग और राइटिंग का सिस्टम क्या था। तो हम देखते हैं कि इंडिया में हैंड रिटन ट्रेडिशन जो है, ये इंडिया का एक एज ओल्ड ट्रेडिशन है। यानी हैंड रिटन ट्रेडिशन is age old in India. तो हम देखते हैं कि इस हैंड रिटन मटेरियल में संस्कृत और फिर अरबिक, क्योंकि मुस्लिम रूल भी यहाँ फॉर अबाउट 800 ईयर्स रहा है। तो इसी तरह हिंदूज के दौर में हिंदूज के जो सैक्रेड बुक्स हैं, तो उनको संस्कृत की ज़बान में हैंड रिटन मटेरियल में वो अवेलेबल हैं। इसी तरह अरबिक जो है, अरबिक के ये जो हम देखते हैं कि मटेरियल जो है ये भी काफ़ी हद तक जो होली कुरान है वो भी इंडिया में हैंड रिटन मटेरियल में मौजूद है। तो इसी तरह से पर्शियन बुक्स ये भी अवेलेबल थे इंडिया में हैंड रिटन। और इसके साथ साथ जो यहाँ के वर्निकुलर लैंग्वेजेस हैं, वर्निकुलर लैंग्वेजेस में जो मटेरियल था, यानी लोकल लैंग्वेजेस में, रीजनल लैंग्वेजेस में जो मटेरियल था वो भी अवेलेबल था इन हैंड रिटन मटेरियल में, यानी वर्निकुलर लैंग्वेजेस। लेकिन ये हैंड रिटन मटेरियल जो है इसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये जो हैंड रिटन होता है ये बड़ा ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं इनको प्रिजर्व किया जाता था। हैंड रिटन इस मटेरियल को पहले इसको फिर कॉपी किया जाता था इसको पाम ट्रीज पर, हाथ से लिखने के बाद इसको इट वाज कॉपीड ऑन पाम ट्रीज, पाम लीव्स ऑफ पाम ट्रीज या हैंडमेड पेपर, या इसको हैंडमेड पेपर पर इसको कॉपी किया जाता था।
फिर इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको इसको ये जो वुडन के साथ, वुडन पीसेस के साथ इसको प्रेस करके रखा जाता था, ताकि इस हैंडमेड मटेरियल को, इस हैंडमेड पेपर को अब प्रिजर्व किया जाए। तो इस तरह से या तो इसको सीव किया जाता था, या तो इन इन पेपर्स को सीव किया जाता था ताकि इस मटेरियल को प्रिजर्व रखा जाए। इसको सुइयों के साथ इसको सिलाई की जाती थी ताकि इसको प्रिजर्व किया जाए। तो लेकिन ये जो हैंड रिटन मटेरियल जो है ये पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट है, और ये इसका जो ये स्टाइल है ये बड़ा डिफरेंट है। इसका स्टाइल डिफरेंट स्टाइल में होता है, और इसलिए इसका पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि ये बड़ा एक्सपेंसिव भी है, और ये हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल है। यानी इट इज़ एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू हैंडल, एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू रीड आल्सो। यानी इसमें एक डिफेक्ट था, नंबर 1, एक्सपेंसिव। दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स वर एक्सपेंसिव, difficult to handle, and read. Being in different styles, it was difficult to read. तो अब ये जो है, that is why it was not in each and every man, each and every person could not read it. Handwritten books were not read by each and every person. They were only few people were able to read these books. यही वजह है कि बंगाल में प्री कॉलोनियल रूल से पहले, यानी अंग्रेजों की हुकूमत से पहले, अंग्रेजों के इंडिया में दौर इक़्तिदार से पहले, इसको हम कहते हैं प्री कॉलोनियल रूल। प्री कॉलोनियल रूल से पहले बंगाल में एक एजुकेशन को आम करने के लिए विलेज प्राइमरी स्कूल खोले गए। यानी अंग्रेजों से पहले, प्री कॉलोनियल रूल से पहले बंगाल में विलेज प्राइमरी स्कूल ओपन किए गए ताकि लिटरेसी को बढ़ाया जाए, ताकि बच्चों को एजुकेट किया जाए। तो इस सिलसिले में जब टेक्स्ट बुक्स जो थी वो उस ज़माने में बच्चों को टेक्स्ट बुक्स नहीं दी जाती थी, और बच्चों को, और न तो टीचर्स के पास टेक्स्ट बुक्स होते थे, और इस वजह से वो क्या करते थे, टीचर्स ज़बानी यूँ ही ऑरली वो मेमोराइज करते थे, फिर बच्चों को वो डिक्टेट करते थे, और बच्चे जो थे, बच्चे भी इस डिक्टेशन को सुनते थे और फिर इसको सुनकर लिखते थे, और लिखने के बाद फिर इसको वो मेमोराइज करते थे, और इस तरह से बच्चों ने एजुकेशन हासिल की। इस तरह से बच्चों ने वहाँ बंगाल में एजुकेशन हासिल की। और कहा जाता है कि कुछ बच्चे जो लिटरेट हो गए, जिन्होंने एजुकेशन हासिल की, इनमें से अक्सर बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कभी किताब को देखा नहीं है, कभी किताब को पढ़ा नहीं है। और ये यही वजह थी कि क्योंकि ये बुक्स जो थी ये एक तो नायाब थी, ये कम अवेलेबल थी क्योंकि ये बड़ी एक्सपेंसिव थी, और इनका स्टाइल जो था ये डिफरेंट था, ये पढ़ना बड़ा मुश्किल था। इसलिए ये जो थे ऐसे ही बच्चों को एजुकेट किया जाता था। तो इस तरह से हमने देखा कि इंडिया का सिस्टम क्या था, एजुकेशन सिस्टम इंडिया का क्या था, और प्रिंट में क्या इनोवेशंस हो गई 18 to 19 सेंचुरी में, और इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम था वो किस अंदाज का था। तो ये आज इस हवाले से था। तो कल हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आज के लिए काफ़ी है।